चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रिंग थ्योरी में हमारे कुछ टॉपिक्स रहते थे जो हमने रिवाइज करने थे बीपीएससी की क्लास के लिए, जिनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, उसके अलावा निलपोटेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी रिंग में, और देन डायरेक्ट सम या डायरेक्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं रिंग्स के। तो चलिए जी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जी रिंग का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर। एक कोई भी रिंग है आर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से क्या मुराद है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम डिनोट कैसे करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। हम डिनोट करते हैं जी सी एच ऑफ आर से, किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक को। ये होती क्या है? इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। ये कोई छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर n है इफ एग्जिस्ट। यानी जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा कम से कम छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर n मिले, लेकिन अगर मिल जाता है तो क्या होना चाहिए? such that na is equal to 0 for all a belongs to R। रिंग के तमाम एलिमेंट्स के लिए ऐसा हो जाए जी कि जब भी आप रिंग के तमाम एलिमेंट्स लें, उनको आप क्या करें? n से मल्टीप्लाई करें, या आप ऐसे कह लें आप a को n टाइम्स ऐड करें, तो जवाब क्या आ जाए जी? 0 आ जाए। 0 का क्या मतलब है? where 0 belongs to R is the additive identity of the ring R। यानी आपने करना क्या है? आपने रिंग के तमाम एलिमेंट्स लेने हैं और ढूंढना है कोई छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर n, जिसको रिंग के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आपके पास रिजल्ट क्या है? रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर ऐसा कोई छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर n आपको मिल जाता है, देन वो जो n है वो क्या कहलाता है? उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। नोट, इफ देयर इज नो सच इंटीजर एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या होगी? 0। अगर आप डेफिनेशन में देख लें, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है इफ एग्जिस्ट। यानी जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे, अगर एग्जिस्ट करेगा तो इस कंडीशन को मीट करे, तब n उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, देन हम क्या बोलते हैं? उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0। तो आइए कुछ इनफिनिट रिंग्स की एग्जांपल देखते हैं। स्पेशली कुछ एक डायगोनल डोमेन है, दो आपके पास यहाँ पे फील्ड्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जी Zn और Zb वगैरह की, और देखेंगे क्या हमारे पास कुछ जनरल रिजल्ट्स भी हैं, और क्या कोई ऐसा एक रिजल्ट भी है हमारे पास कि हम डेफिनेशन को यूज किए बगैर किसी थ्योरम की वजह से बता सकें कि किसी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो चलिए जी पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। रिंग है आपके पास इंटीजर्स अंडर एडिशन, यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के तहत ये सेट आपके पास रिंग होता है, और इस Z में एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ये होते हैं जी Z के एलिमेंट्स। आप हमने क्या करना है? हमने ढूंढना है एक पॉजिटिव इंटीजर n। क्या n के लिए आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर n मिलता है जी जिसको n से मल्टीप्लाई करके जवाब 0 आ जाए? आपको ऐसा कोई इंटीजर n नहीं मिलता। नो सच n बिलोंग्स टू z प्लस एग्जिस्ट। यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता ही नहीं है। आप 2 के लिए बात कर लें, आप 3 के लिए, इस तरह आप अगर आप बात करें तो आपको ऐसा कोई इंटीजर मिलता ही नहीं है। वैसे भी देखें, ये आप रिंग के आपने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, ये रिंग का एलिमेंट है, n भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, रिंग का ही एलिमेंट है। 2 इंटीजर्स नॉन जीरो इंटीजर्स ले रहे हैं आप, हम n को पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं, उनका प्रोडक्ट 0 कह रहे हैं, और ये z जो है ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, तो इसमें 2 नॉन जीरो एलिमेंट्स का तो प्रोडक्ट 0 आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो 0 डिवाइजर होते ही नहीं है z इंटीग्रल डोमेन होने की वजह से। यानी या तो फिर ये 0 है या फिर ये 0 है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर n 0 हो गया, फिर n को हम इस डेफिनेशन के मुताबिक कह नहीं सकते कि वो कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि n को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर n होना चाहिए। तो यानी हमें तो कोई ऐसा n मिलेगा ही नहीं पॉजिटिव इंटीजर n जिसके लिए ये वाली कंडीशन जो है वो मीट करेगी। सिमिलरली आप हर एक इंटीजर के लिए ये कह सकते हैं जी कि आपको ऐसा कोई n नहीं मिलेगा। आप कोई भी इंटीजर ले लें, उसके लिए आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा ही नहीं जिससे मल्टीप्लाई करके जवाब क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो यानी फिर z की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? क्योंकि हमें कोई इंटीजर नहीं मिल रहा, तो z की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ z क्या है? 0 है। सिमिलरली आप q की बात कर सकते हैं, आप r की बात कर सकते हैं। q में भी ऐसा नहीं होता, r में भी ऐसा नहीं होता। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? q की कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है, रिंग ऑफ रियल नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है। उसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर लेते हैं जी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है?
कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो अंडर एडिशन और आर्म रिंग है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होती है जी, जीरो है। आपको कोई ऐसा पॉजिटिव डिजिट मिलता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ जिनको मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स की आइडेंटिटी आ सके, आइडेंटिटी आ सके। तो आपने यहाँ पे कुछ एग्जांपलें देखी, z की कैरेक्टरिस्टिक, q की, r की, c की क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ये हमारे पास इंटेग्रल डोमेन्स थी एक्चुअली, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपने देखा है। अब हम बात करेंगे Zn की एग्जांपलें देखते हैं और उसके अलावा हम बात कर देंगे ये रिंग ऑफ मैट्रिसेस की कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। चलिए जी कुछ मजीद एग्जांपल्स की तरफ पढ़ते हैं। Z2 की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि Z2 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम लिख लेते हैं। Z2 में दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 एंड 1। ये है जी Z2। आपने Z2 की कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि अगर मैं n को 2 लूं तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 0। 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 2। और 2 इस रिंग में क्या होता है, 0 होता है। तो मुझे लीस्ट पॉसिबल डिजिट n2 मिल रहा है जी, जिसके लिए na क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो यानी Z2 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, 2। तो ऐसा लग रहा है शायद Zn की कैरेक्टरिस्टिक n ही ना हो जाए, लेकिन चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसा कोई डिसीजन हम कर सकेंगे। Z8 की बात करते हैं जी, Z8 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। Z8 में एलिमेंट्स होते हैं जी आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7। ये है आपके पास Z8। आपने Z8 की कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर n को 1 ले लें तो 1 को सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है और कहीं भी 0 नहीं आएगा। 2 की बात करेंगे तो आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है। तो 2 के लिए आपको 4 मिलेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 2। अगर आप n को 2 लें तो सिर्फ दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट उसका 0 आता है। 3 के साथ इस तरह करने से भी कुछ एक दो एलिमेंट्स आएंगे 4 5। लेकिन अगर आप n को 8 ले लें तो क्या होता है, अगर आप n को 8 लेते हैं और 8 0 8 8 16 24 32 40 48 56 सारे के सारे इंटीजर्स ऐसे आ रहे हैं जो 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देते हैं, 0 देते हैं। यानी इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, 8 है। Z8 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 8। चलिए जी बात करते हैं Z6 की। Z6 के लिए आपको n क्या मिलेगा जी, 6 मिलेगा और कोई n आपको काम नहीं देगा, तो Z6 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जी, 6 होगी। Z9 की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर क्या हो सकती है जी, 9 हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक की मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। तो बाकी एग्जांपल्स को देखने से पहले हम एक थ्योरम को देखते हैं। इस थ्योरम की वजह से हम इन एग्जांपल्स को इंटरप्रेट कर सकेंगे। हम डेफिनेशन की बजाय इस थ्योरम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के रिंग्स के लिए। जैसे कि ये थ्योरम है जी कैरेक्टरिस्टिक्स, उन रिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना जो रिंग विद यूनिटी है। तो characteristic of a ring with unity, let R be a ring with unity 1 if 1 has infinite order under addition। कि R रिंग है, रिंग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो कौन सी है, 1। अगर तो 1 का ऑर्डर इन्फिनिट हुआ अंडर एडिशन, यानी जो आपकी रिंग है वो अंडर एडिशन तो बीलियन ग्रुप होता है, तो ग्रुप में आप एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आपने इस 1 का ऑर्डर निकालना है अंडर एडिशन। अगर वो ऑर्डर इन्फिनिट हुआ तो फिर आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, फिर आपकी जो रिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर अंडर एडिशन इन्फिनिट हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग 0 है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर n हुआ अंडर एडिशन तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या है, n सिंपल। तो ये हम थ्योरम का यूज कर सकते हैं उन तमाम रिंग्स के लिए जो रिंग विद यूनिटी हैं। वहां पे हम सिर्फ 1 जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर देखेंगे अंडर एडिशन, उससे हम फिर इस थ्योरम को यूज करके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता सकेंगे। चलिए जी एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने पहले देख ली थी बाय डेफिनेशन, अब कुछ इस थ्योरम से देखते हैं। Zn आपके पास रिंग होती है जी, रिंग विद यूनिटी होती है Zn फॉर ऑल n। तो 1 का ऑर्डर कितना होता है जी, n। 1 का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, n। तो ये 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है Zn की, 1 का ऑर्डर n है, तो फिर इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जी, इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होगी n। आप पर्टिकुलर एग्जांपल को n की देखना चाहते हैं तो आप Z6 ले लें, Z3 ले लें।
Z3 में होता है जी 0 1 2, और आप देख रहे हैं जी 3 से अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, और 3 ही सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है 3, तो Zn की कैरेक्टरिस्टिक थी n। उसके बाद जी Z of x, ये रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स विद एंट्रीज फ्रॉम Z। तो ऐसी इस रिंग में भी आइडेंटिटी है, कांस्टेंट पोलिनोमियल आपका ये वाला f of x is equal to 1, ये आपकी यूनिटी है इसमें, और इसका ऑर्डर भी इन्फिनिटी ही है, यानी आप इसको आप 1 को कितनी दफा ऐड करेंगे f of x को कि वो जीरो पोलिनोमियल आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी फिर 0, क्योंकि अगर 1 का ऑर्डर इन्फिनिट हो अंडर एडिशन तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है 0 होती है। nz, ये भी आपकी n ग्रेटर देन 1 के केस में ये भी आपकी रिंग है, ये आपकी nz है। जब n ग्रेटर देन 1 होगा तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी, यानी 2z 3z टाइप की होगी, और फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है ही नहीं, फिर हम इस टर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके अलावा भी आप बाय डेफिनेशन भी देख लें, इसमें कोई भी आपके पास एलिमेंट ऐसा नहीं है जी जिसको आप n टाइम्स ऐड करें तो उसके बाद आंसर क्या बन जाए 0 आ जाए। ऐसा कोई आपके पास n ऐसे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते कि उनके लिए आपको एक पॉसिबिलिटी रन मिल जाए जिससे n को ऑब्जर्व दें। यानी अगर आप इस रिंग में से कोई एलिमेंट लें और उसको n से ज़रूरत दें तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि n डॉट के क्या आ जाए 0 आ जाए। तो फिर इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी 0, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ nz क्या है 0। इधर आ जाए जी m2/2 अपॉन r, ये आपके पास रिंग ऑफ मैट्रिसेस है, एंट्रीज आपकी किसी भी रिंग में से ली गई हैं। अच्छा, r की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वही इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r कोई भी रिंग हो सकती है। हम यहाँ पे कुछ खास एग्जांपल्स भी देखेंगे जी 2z के केस में आप m2/2z ले लें तो इसमें आइडेंटिटी होती है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस रिंग में, और उसका ऑर्डर इनफिनिट होता है, तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0 होगी, क्यों कि z की कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 ही है, इक्वल है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं, आप ये ले लेते हैं m2/2 अपॉन z3, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी थी 3 आ जाएगी, z3 की कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3, तो इस कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। z ऑफ आयोटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी 0 है, z ऑफ आयोटा रिंग ऑफ कांस्टेंट इंटीजर्स है, तो जो मल्टीपल आइडेंटिटी है वो इसमें मौजूद है और उसका ऑर्डर अंडर एडिशन इनफिनिटी होता है। सिमिलरली ये रिंग भी आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है जी 0 है, आप एलिमेंट 1 इसमें मौजूद है मल्टीपल आइडेंटिटी, उसका ऑर्डर इनफिनिटी है अंडर एडिशन, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 0। Z3 ऑफ आयोटा देख लीजिए, गॉसियन इंटीजर्स की रिंग है, एंट्रीज कहां से ली गई हैं Z3 में से, यानी इसके एलिमेंट्स ऐसे हैं a plus b आयोटा, फिर a b belongs to Z3। तो चूंकि Z3 की कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी 3 है। जो आप इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढेंगे तो वो क्या निकल आएगी 1 निकल आएगी, a को 1 ले लें b को 0 ले लें तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी, तो इसका ऑर्डर अंडर एडिशन इसमें क्या होगा 0, इसमें क्या होगा 3 होगा, तो 3 ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। m2/2 2z, ये आपके पास रिंग ऑफ मैट्रिसेस ऐसी है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद नहीं है। 2z के केस में 2z आपके इवन इंटीजर्स होते हैं तो वहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती नहीं है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर कैसे होगी, हम फिर इससे नहीं काम कर सकते, इस टर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम बाय डेफिनेशन देख लेंगे। लेकिन बाय डेफिनेशन भी आप देखें तो आप कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी 0 आएगी। कोई भी मैट्रिक्स इसमें से ले लें और आप n से मल्टीप्लाई करें तो जवाब कभी भी 0 नहीं आएगा। ये थी आपकी जी कुछ फेमस रिंग्स की एग्जांपल्स कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से, और ये थ्योरम था, और आप इन एग्जांपल्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं इस थ्योरम की वजह से भी और बाय डेफिनेशन भी। लेकिन याद रखिए ये थ्योरम सिर्फ वैलिड है जब आपकी रिंग क्या होगी, रिंग विद यूनिटी। कुछ मजीद रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर, कि जो आपकी इंटीग्रल डोमेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 हो सकती है या फिर प्राइम नंबर हो सकता है। अब इंटीग्रल डोमेन आपके पास किस टाइप की है जी, एक आप जानते हैं जी, जो आप जानते हैं कि हर फील्ड जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होती है। अगर तो फील्ड है तो फील्ड के लिए एक स्पेसिफिकेशन है जी,
कि फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी या फिर एक प्राइम नंबर। कैरेक्टरिस्टिक फील्ड की जीरो कब होगी? जब फील्ड क्या होगी जी? इनफिनिट होगी। इनफिनिट फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगी? जीरो। लेकिन अगर फील्ड फाइनाइट है तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? पी प्राइम नंबर। फाइनाइट फील्ड्स कौन से होते हैं जी? आप सब जानते हैं जी, फाइनाइट फील्ड्स इस टाइप के होते हैं, जेड पी टाइप, पी इज प्राइम। तो ये फाइनाइट फील्ड है। जेड एन की बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एन है, जेड पी की कैरेक्टरिस्टिक पी होगी। अगर फील्ड फाइनाइट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्राइम नंबर होगा, फील्ड इनफिनिट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि फील्ड हम कुछ एग्जांपल भी देख चुके हैं, जो इनफिनिट फील्ड्स हैं उनमें मल्टीप्लिकेटिविटी तो होती है और उसका जो ऑर्डर एंड रिलेशन वो क्या होता है? इनफिनिट होता है। तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो है या फिर प्राइम नंबर है। तो सिमिलरली हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन भी होती है, तो इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी क्या होगी? या तो जीरो होगी या फिर प्राइम नंबर। नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बूलियन रिंग इज टू। कि जो बूलियन रिंग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? टू। बूलियन रिंग कैसी होती है जी? हर वो रिंग बूलियन होती है जिसका हर एलिमेंट अनइम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, यानी जिसके लिए ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाए? ए के बराबर आ जाए। और हमें यहां से ये बात साबित करनी है कि 2a इज इक्वल टू 0। अगर 2a इज इक्वल टू 0 आ गया फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, तो फिर रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा जी, a स्क्वायर a के बराबर है, क्या ख्याल है जी? a स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते माइनस ए का स्क्वायर? और इस रिंग में, बूलियन रिंग में, माइनस ए का स्क्वायर और माइनस ए बराबर ही होते हैं, तो यहां से आप देख ही सकते हैं कि 2a क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगर रिंग आपकी बूलियन रिंग है तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगी? 2 होगी। और आपको याद हो हमने एक एग्जांपल भी की कि Z2 की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें पता है कि वो क्या है? 2 है। और Z2 बूलियन रिंग है और हमने Z2 की 2 कॉपीज लेके डायरेक्ट सम भी बनाया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आई थी जी? 2। आप 3 कॉपीज ले लें, आप 4 कॉपीज ले लें, तब भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? 2 ही है। तो बूलियन की कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी हमेशा क्या होती है जी? 2 होती है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर n। अगर आपके पास इंटीग्रल डोमेन है जिसका ऑर्डर ये है, इंटीग्रल डोमेन के ऑर्डर का मतलब क्या है? इंटीग्रल डोमेन तो बेसिकली सेट ही होता है, तो सेट में मौजूद एलिमेंट्स के तादाद। अगर किसी इंटीग्रल डोमेन का ऑर्डर सम p रेज़ टू पावर n है तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? p होगी। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है जी? निलपोटेंट एलिमेंट क्या होते हैं किसी भी रिंग में? हमने एडम्पोटेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया हुआ, तो निलपोटेंट एलिमेंट हमारे मिसिंग थे, उनको देखते हैं। लेट ए बिलोंग टू अ रिंग R। ए जो है वो किसी रिंग R का एलिमेंट है, ऐसी रिंग जो विद यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डेफिनेशन है मैंने फॉलो किया, लिखी है जोसेफ गैली। हो सकता है कुछ बुक्स में यही सेम डेफिनेशन ना हो, कुछ बुक्स में यूनिटी वाली कंडीशन ना हो, तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो a रिंग विद यूनिटी है और सपोज a रेज़ टू पावर n क्या है? 0 है फॉर सम n बिलोंग्स टू n। यानी आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाए जिसके लिए रिंग का कोई एलिमेंट a जिसकी पावर n ले तो क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी इसका क्या मतलब है? आप a को n टाइम्स मल्टीप्लाई बेसिकली कर रहे हैं, तो क्या आ जाए? 0 आ जाए। तब हम क्या बोलते हैं जी? a क्या कहलाता है? निलपोटेंट एलिमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर n मिल जाए जिसके लिए कोई भी रिंग का एलिमेंट a जिसकी पावर, अगर आप a की पावर n लें तो जवाब 0 आ जाता है, तो a वो निलपोटेंट एलिमेंट कहलाता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। रिंग है जी Z2 जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 1। हमने क्या करना है जी? कोई पॉजिटिव इंटीजर n ढूंढना है कि जो इस रिंग के एलिमेंट्स की पावर्स में लिया जाए तो जवाब क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो क्या ख्याल है जी 0 के बारे में? 0 तो आपका हमेशा ही निलपोटेंट एलिमेंट है जी। आप एक नेचुरल नंबर 1 ले लें, 0 रेज़ टू पावर 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 तो निलपोटेंट हो जाएगा। इस 1 के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं 1 की बात करूं जी, तो 1 की पावर 2 लें, क्या आ जाना है? 1 ही आना है। 1 की जो भी पावर आप लेंगे, आप जो मर्जी पावर ले लेंगे, अगेन क्या आना है? 1 ही आना है। यानी ये वाला एलिमेंट जो आपका है ये निलपोटेंट एलिमेंट नहीं बन सकता। तो सिर्फ एक ही निलपोटेंट एलिमेंट है और वो कौन सा है? यहाँ पे कौन सा निलपोटेंट एलिमेंट मिल रहा है जी? 0। सिर्फ एक ही मिल। आप चलते हैं जी Z6 में। Z6 में एलिमेंट्स होते हैं जी 0 1 2 3 4 एंड 5। चलिए जी, 0 निलपोटेंट हो गया, इसका तो मसला ही कोई नहीं है। 1 कभी भी नहीं हो सकेगा जी। 2 की पावर
कितनी ली जाए कि वो 6 से डिवाइड होने पे जवाब क्या दे दे, 0 दे दे। तो क्या 2 की कोई ऐसी पावर है जो 6 से डिवाइड होने पे जवाब 0 देती है? नहीं, ऐसी कोई पावर नहीं है। जवाब 0 आने का मतलब 2 की ऐसी कोई पावर है क्या कि आप उस पावर को 2 की पावर को लें और उसके बाद 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा जी। 3 के केस में भी कभी नहीं ऐसा हो सकेगा जी। 3 की पावर 1 लें, 3 की पावर 2 9, फिर 3 की पावर 3 27, फिर 3 की पावर 4 81, कोई भी 6 से डिवाइड नहीं होती। उसके बाद 3 भी नहीं हो सकता, 4 की पावर्स लें जी, 4 पावर 16, उसके बाद 4 की पावर 364, कोई भी नहीं होगा, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं होगा जी। ये वाले रिंग्स में इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ रहा है? सिर्फ 0 ही आ रहा है। Z6 की बात हम बेसिकली कर रहे थे। रिंग ऑफ क्वाटर्नियंस में भी कोई नहीं होता जी इम्पोर्टेंट एलिमेंट सिवाय 0 के। कोई और इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसमें है ही नहीं। आप क्वाटर्नियंस लें, उनकी जो मर्जी पावर है, लेकिन कभी जवाब 0 नहीं आएगा। उसके बाद M3/3 अपॉन R, रिंग ऑफ मैट्रिसेस 3/3 के मैट्रिसेस ओवर R लिए मैंने, तो इसमें जैसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट मिल जाते हैं आपको। जैसे एक मैंने इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। मैट्रिक्स A ले लें आप जी, 0 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0। एक मैट्रिक्स A है जी। अगर आप इसकी पावर 3 लेते हैं, A का क्यूब क्या आ जाता है? 0, नल मैट्रिक्स आ जाता है। तो फिर ये जो मैट्रिक्स A है वो क्या है? निलपोटेंट मैट्रिक्स है। लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही है, और भी हो सकते हैं। मैंने उनमें से एक सिर्फ आपको लिख के बता दिया। चलिए जी कुछ मजीद एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। Z9 में देखते हैं जी हम एग्जांपल। Z9 में देखिए जी क्या कौन कौन से एलिमेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकते हैं जी। एक तो 0 तो आपके पास श्योरिटी होगी ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 1 नहीं हो सकता जी, 2 नहीं हो सकता, 2 की कोई पावर 9 से डिविजिबल नहीं होती। 3 हो सकता है जी, 3 की पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 क्या आ जाएगा? 9, और 9 इस रिंग में क्या होता है? 0। तो यानी 3 तो बन गया इंपॉर्टेंट एलिमेंट। उसके बाद जी यानी ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 हो जाएगा जी। 6 की पावर 2 क्या आ गई? 36, और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो 3 6 और 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। तो इस रिंग के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है जी? 3 और 0, 3 और 6। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर 0 3 6। ये इसका सेट है जी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का। और ये देख लें ये इसकी सब रिंग भी है Z9 की। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जो सेट है वो हमेशा क्या बनाता है? सब रिंग बनाता है। तो ये 3 का इनवर्स 6 है, 6 का इनवर्स 3 है, 0 डिटर्मिनेंट मौजूद है, और तो ये आपकी जो है वो सब रिंग है Z9 की। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अगर आप लें किसी भी रिंग में, तो उसकी जो कलेक्शन है, स्पेशली कम्यूटेटिव रिंग में, तो उसकी जो कलेक्शन है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की वो हमेशा क्या बनाती है? सब रिंग। कुछ बातें हमें नोट करनी है जी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में और जीरो डिवाइजर्स के बारे में, कि हर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो जीरो डिवाइजर होता है, लेकिन हर जीरो डिवाइजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं होता। एवरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज जीरो डिवाइजर, but converse is not true. जो हर इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो जीरो डिवाइजर होता है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसकी एग्जांपल अगर आपको देखनी है तो रिंग ले लें Z6। इसमें 2 जो है वो जीरो डिवाइजर है, लेकिन 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो हर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जीरो डिवाइजर होगा, लेकिन हर जीरो डिवाइजर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये 2 जीरो डिवाइजर है लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी रिंग हमने ली है? Z6 वाली। 2 जीरो डिवाइजर है क्योंकि 2 के लिए हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट 3 मिल जाता है, कि प्रोडक्ट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। सो 2 जीरो डिवाइजर है लेकिन 2 इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट देखिए जी, 0 इज द ओनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एन इंटीग्रल डोमेन। अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें सिर्फ 0 ही एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा और कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं होगा। चलिए जी शुरू करते हैं कि हमने साबित करना है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट सिर्फ 0 ही होगा। चलिए जी अब देखते हैं जी, इसका छोटा सा प्रूफ है, जरा उसको देख लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि x जो है वो नॉन जीरो है।
और x रेज़ टू पावर n क्या है, 0 है। साबित कर देंगे कि x वाकई 0 है, x नॉन जीरो नहीं हो सकता। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x डॉट x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और चूंकि ये रिंग जो हम काम कर रहे हैं वो इंटीग्रल डोमेन है, तो x तो नॉन जीरो है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, फिर 0 ही होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर नहीं होते, ये 0। और यहाँ से मैं इसको फिर मजीद पकड़ के ऐसे कर सकता हूँ, x 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा, x रेज़ टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसी को मैं इसी तरह कंटिन्यू करता जाऊं, पावरें कम करता जाऊं, तो मैं एंड पे पहुंच जाऊंगा इस बात पे कि x क्या होगा, 0 ही होगा। सो कोई भी इंटीग्रल डोमेन हो, उसमें जो निलपोटेंट एलिमेंट है वो सिर्फ क्या होगा, 0 ही होगा, और कोई भी निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा। तो सारी की सारी फील्ड्स और z और सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ये रिंग्स हैं और ये इंटीग्रल डोमेन्स भी हैं, तो उनमें सिर्फ निलपोटेंट एलिमेंट कौन सा होगा, ओनली 0 एलिमेंट, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। Next is Zn has a non-zero nilpotent element if and only if n is divisible by a square of some prime। कि Zn के पास हमेशा ही non-zero nilpotent elements नहीं होते, कब होते हैं, जब if and only if n is divisible by a square of some prime। हमने Z2 में देखा था कि सिर्फ 0 nilpotent element आया था, और उसकी वजह ये भी थी कि वो इंटीग्रल डोमेन थी, वो एक्चुअली Z2 तो फील्ड भी है। और कब इसके पास नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट होगा Zn के पास, जब n डिवाइड हो जाए किसी प्राइम के स्क्वायर से। n को 9 ले ले, यस, Z9 ये एक प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड होता है, 9 3 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें अब नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट आपको मिल जाएगा, मिल गए हैं आपको जी 3 और 6 भी। तो Zn के पास नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट कब होता है, इफ एंड ओनली इफ n किससे डिवाइड हो रहा हो, प्राइम नंबर के स्क्वायर से। और एग्जांपल आपने पहले ही देख ली हुई है, इसके अलावा कोई एग्जांपल करना चाहते हैं तो आप खुद से Z12 में चेक कर लें, आप Z8 में चेक कर लें, Z8 देख लें जी, बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं इसको, ये 8 है वो एक प्राइम 2 के स्क्वायर से डिवाइड होता है, तो Z8 को अगर आप देखें तो इसमें 0 तो आपका निलपोटेंट एलिमेंट हमेशा ही होगा, उसके बाद 1 नहीं होगा, 2 यस 2 होगा, 2 का क्यूब जो है वो 8 है, और वो 8 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 भी नहीं होगा, 4 होगा जी, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो वो 8 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 भी है जी, 6 की पावर 3 जो है, 6 की पावर अगर 3 ले तो 216 बनती है, और वो 8 से डिवाइड हो जाती है, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0, यानी 6 भी होगा। तो 0 2 4 6 ये इसके निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं। 0 के अलावा देख लीजिए नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट्स भी आपको मिल रहे हैं उस केस में जब भी आपका n किससे डिविजिबल होगा, एक प्राइम के स्क्वायर से। चलिए जी कुछ मजीद रिजल्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ जी कुछ खास किस्म के रिंग्स के लिए, ZPn वाली रिंग्स के लिए, p कोई प्राइम है, n कोई नेचुरल नंबर है, तो अगर इस रिंग में आपने निलपोटेंट एलिमेंट्स निकालने हो तो उनकी तादाद कितनी होती है, p रेज़ टू पावर n माइनस 1। अच्छा एक और बात इसी के साथ रिलेटेड है, प्राइम p के लिए हर जीरो डिवाइजर जो ZPn का है वो क्या होगा, हमेशा निलपोटेंट एलिमेंट होगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे एग्जांपल्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे Z8 है, ये आपकी रिंग है जी Z8 को हम लिख सकते हैं Z2 का क्यूब, तो n आपका आ गया 3, p आ गया 2, तो 2 की पावर 2 बन जाएगी, यानी 4 एलिमेंट्स आपके आने चाहिए। यानी कितने एलिमेंट्स आ गए, 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। ये आपके इसमें क्या होंगे, जीरो डिवाइजर्स, ये आपके निलपोटेंट एलिमेंट्स होंगे जी। क्या वाकई ही निलपोटेंट एलिमेंट्स होते हैं? हम क्या करते हैं, हम हर प्राइम p के लिए उसने कहा जीरो डिवाइजर जो होते हैं वो हमेशा निलपोटेंट एलिमेंट्स, तो इसके तरह जीरो डिवाइजर निकालते हैं Z8 के। Z8 के अगर जीरो डिवाइजर निकालने हो तो हम जानते हैं कौन से जीरो डिवाइजर होते हैं जिनका GCD इनके साथ 1 ना आए, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी, 0 2 4 और 6, ये जीरो डिवाइजर है जी इसमें, और निलपोटेंट जीरो निलपोटेंट एलिमेंट ही है तो वो तो शामिल करना ही करना है हमने। तो हर ये दोनों तीनों जीरो डिवाइजर्स हैं। जीरो को आप जीरो डिवाइजर कहना चाहें, जीरो को आप ना कहें जीरो डिवाइजर, ये निलपोटेंट एलिमेंट ही है। तो 4 एलिमेंट्स बेसिकली आ गए आपके पास। अब ये देखिए जी, हमने क्या करना है, हम देखना है वाकई ये निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं। जीरो का तो हमें पता है जी, 2 की पावर 3 8 होगी, वो भी 2 की पावर 3 8, रिमाइंडर 0 आ गया निलपोटेंट एलिमेंट। 4 की पावर 2 16, वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। 6 की पावर 3 जो है वो 216 होती है, वो भी 8 से डिवाइड हो जाती है। तो ये इसके निलपोटेंट एलिमेंट्स हैं। आप इस फार्मूले से निकालना चाहें, आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है एवरेज जीरो डिवाइजर, यहाँ पे इंक्लूड करना है जीरो को भी आपने, इंक्लूडिंग जीरो।
जीरो को इंक्लूड करना है, तो फिर जो हर ZPN का हर जीरो डिवाइजर क्या होगा, निलपोटेंट एलिमेंट। उसके बाद देखें जी, अ नॉन जीरो इडेम्पोटेंट एलिमेंट कैन नॉट बी निलपोटेंट। एक नॉन जीरो इडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो वो हमेशा वो कभी भी निलपोटेंट नहीं हो सकता। तो जरा इसको भी आसानी से देख सकते हैं। लेट कर ले ये नॉन जीरो है और ए इडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो फिर ए का स्क्वायर क्या होगा जी, ए का स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, अगर मैं ए क्यूब कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा जी, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर ये हो गया, तो ए डॉट ए ये भी ए स्क्वायर बन गया, तो ये फिर क्या बन गया, ए बन गया। और सिमिलरली ए की मैं और कोई पावर लूं तो वो ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, ये ए फिर ए स्क्वायर फिर ए आ जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो ए रेज़ टू पावर n मेरे पास क्या आएगी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगी। ए की पावर क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो जीरो तो आ ही नहीं, तो इसका मतलब जो है ये कोई नॉन जीरो एलिमेंट हो वो कभी भी निलपोटेंट, नॉन जीरो इडेम्पोटेंट एलिमेंट कभी भी निलपोटेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक रिजल्ट है जी, ये हम थोड़ी देर में इसकी एग्जांपल भी करेंगे। अगर दो रिंग्स R और S दी गई हैं, उनका डायरेक्ट सम है और उसमें एक एलिमेंट ए भी जो इस डायरेक्ट सम में मौजूद है, उसको हम निलपोटेंट कब बोलेंगे जी, अगर ए निलपोटेंट हो R में और बी निलपोटेंट हो S में, तब बोलेंगे ए बी जो है वो इस रिंग डायरेक्ट सम ऑफ टू रिंग्स में निलपोटेंट होगा। इसकी एग्जांपल जरा हम बाद में आसानी से देख सकेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जी, डायरेक्ट सम क्या होता है रिंग्स का। जैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है ग्रुप्स में, वैसे ही डायरेक्ट सम है रिंग्स में। क्या है जी, लेट R1 R2 अप टू सो ऑन R and B रिंग्स, ये रिंग्स हैं। देन R1 डायरेक्ट सम विद R2, डायरेक्ट सम विद R3 अप टू सो ऑन कहां तक Rn। Ri हमारे पास क्या है, रिंग्स हैं, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। और हमने क्या साबित करना है जी, ये जो सेट, ये जो हम बनाया है स्ट्रक्चर, ये जो आपके पास ये सेट्स हैं बेसिकली, रिंग्स हैं इन पर्टिकुलर, तो ये एक रिंग बनती है। और इसके एलिमेंट्स एक्चुअली कैसे होते हैं, R1 के एलिमेंट्स A1, R2 में से A2, R3 में से A3 अप टू सो ऑन AN, where each AI belongs to R है। तो ये रिंग होती है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में बतानी पड़ेगी। एडिशन क्या होती है, तो इसकी एडिशन कैसी होती है जी, कंपोनेंट वाइज एडिशन होती है। ये एक आपने एलिमेंट लिया A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, यहां से एक एलिमेंट लिया B1 B2 अप टू सो ऑन BN, ऐड कैसे किया देखें जी, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 अप टू सो ऑन AN प्लस BN। कंपोनेंट वाइज आपने क्या कर दिया, इनको ऐड। और मल्टीप्लिकेशन कैसी है जी, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू सो ऑन AN BN, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो रिंग है ये क्या कहलाती है, ये डायरेक्ट सम कहलाती है इन रिंग्स का, R1 R2 अप टू सो ऑन Rn। और इन पर्टिकुलर हम एग्जांपल देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। हम R स्क्वायर ले लेते हैं जी, R स्क्वायर डायरेक्ट सम होता है R विद R का, और कुछ महसूस कर लें तो Rn ये डायरेक्ट सम होता है जी R यानी रियल नंबर्स की रिंग, और कितनी कॉपीज का, n कॉपीज का। ये कितनी कॉपीज हैं, n कॉपीज। ये भी क्या होती है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। इसकी एडिशन कैसी होती है, R स्क्वायर में दो एलिमेंट्स आपको पता है जी XY होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में एक एलिमेंट A भी ले लें, ऐड कैसे करना है जी, x प्लस A y प्लस B का। और मल्टीप्लिकेशन कैसे लेनी है जी, XY AB आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है AX B। तो इस ऑपरेशन के तहत ये जो R स्क्वायर है ये क्या बन जाएगी, अंडर एडिशन ये ग्रुप बन जाएगा, कंपोनेंट एडिशन, और इसके तहत ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। R स्क्वायर रिंग है जी, इस तरह Rn भी क्या है, रिंग है। कुछ मजीद इसके एग्जांपल्स हम नहीं देखेंगे, आपने एक रिजल्ट याद रखना है। जैसे ग्रुप्स में था कि Zm क्रॉस Zn जो था बराबर था Cmn के, इफ एंड ओनली इफ m और n क्या थे, रिलेटिवली प्राइम। तो इन पर्टिकुलर रिंग्स में भी Zm डायरेक्ट सम विद Zn बराबर होगा Zmn के, इफ एंड ओनली इफ mn क्या हो, रिलेटिवली प्राइम। तो आप क्या करें, आप एक रिंग ले लें Z2, एक Z3 ले लें, और दोनों का डायरेक्ट सम बनाएंगे तो वहां से आपके पास Z6 रिंग बन जाएगी। तो ये एग्जांपल आप खुद से इसको ट्राई कर लीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट सम ऑफ टू रिंग्स ली हैं और इसमें जीरो डिवाइजर्स निकालें, यूनिट्स निकालें, इडेम्पोटेंट निकालें, निलपोटेंट एलिमेंट्स निकालें।
हम एक एग्जांपल देखते हैं और एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप खुद कीजिएगा। ये है आपकी रिंग थी Z2 डायरेक्ट सम विद Z3। हमने क्या करना है, हमने इसके जीरो डिवाइस निकालने हैं, यूनिट्स निकालने हैं, अडेप्टर एलिमेंट्स निकालने हैं। वैसे एक बात है, ये एक्चुअली तो Z6 ही है ना, क्योंकि 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम है, तो ये डायरेक्ट सम इसके बराबर आते हैं। लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ, ताकि इसमें तो आप आसानी से निकाल सकेंगे, लेकिन इधर थोड़ा सा परेशान ना हो जाए, इसलिए मैं इसको पकड़ता हूँ। मैं इसके एलिमेंट्स लिखता हूँ जरा, Z2 डायरेक्ट सम विद Z3, और बड़ी आसानी से आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 एंड 1 2। ये इसके एलिमेंट्स हैं जी। अब हमने क्या करना है, हमने जीरो डिवाइसेस निकालने हैं। जीरो डिवाइसेस निकालने तो क्या क्या आ सकते हैं जी जीरो डिवाइसेस? वो कोई एलिमेंट ले, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स आपने ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से जवाब क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ये देखें जी, पहले इसके लिए देखें, 0 1 के लिए आपको 0 1 एक नॉन जीरो एलिमेंट है जी। 0 1 के लिए आपको 1 0 मिल जाता है कि इनका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0 0। तो यानी ये दोनों एलिमेंट्स तो बन गए जी जीरो डिवाइजर्स। उसके बाद देखें 0 1 1 0 हो गया। 0 2 के केस में क्या कुछ ऐसा होता है, जरा ये हमें सोचना पड़ेगा जी। 0 2 के लिए आपको यही एलिमेंट मिल जाता है जी। 0 2 के लिए आपको एलिमेंट मिलता है जी 1 0। और ये भी क्या है जी, ये भी दोनों आपस में प्रोडक्ट लें तो क्या आ जाता है, 0 into 1 2 into 0 0 0। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए थे, इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ये भी जीरो डिवाइजर इसके हैं। अब ये भी एलिमेंट हो गया जीरो डिवाइजर, ये भी जीरो डिवाइजर हो गया। ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी, इसको छोड़ दें। बाकी ये दो एलिमेंट्स आपके जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। ये दोनों एलिमेंट्स एक्चुअली आपके पास क्या हैं, यूनिट्स हैं। तो जीरो डिवाइजर पहले आप लिख लें, जीरो डिवाइजर्स क्या क्या है जी, 0 1 1 0 एंड 0 2। ये आपके जीरो डिवाइजर्स हैं। यूनिट्स हैं जी इसमें दो। ZL में जीरो डिवाइसेस निकाल दें, एडिटिव आइडेंटिटी निकाल दें, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो यूनिट्स ही होते हैं। ये जी 1 1 और 1 2, ये दोनों एलिमेंट्स ही यूनिट्स एलिमेंट्स है। ये तो आपकी मल्टीपल आइडेंटिटी आ गई, और ये एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें जी। 1 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई कर लें, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीख रहे हैं। 1 into 1 1, 2 into 2 4, और दूसरा एलिमेंट Z3 का, तो 4 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर के आ गया 1 आ गया। तो ये एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है जी, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दो एलिमेंट्स में जो है वो यूनिट्स हैं। तो जीरो डिवाइसेस भी हम निकाल लिए, यूनिट्स भी निकाल लिए। अब देखते हैं जी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स और निलपोटेंट एलिमेंट्स। जीरोस हमने स्केयर्स लेने हैं और देखना है जी कि जवाब क्या आ जाए, जवाब वही एलिमेंट आ जाए। ये 0 0 जी, ये तो आपका क्लियरली अडम्पोटेंट एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट आपका अडम्पोटेंट है। 1 1, यहाँ स्केयर लेने का क्या मतलब है, आपने इसको इसी से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 1 1, यानी ये भी अडम्पोटेंट एलिमेंट बन गया। एक और भी बन गया जी 0 0 वाला। क्या और कोई बनते हैं जी अडम्पोटेंट एलिमेंट्स, देख लें जी। 0 1 को अगर आप इसका स्केयर लें तो क्या आ जाएगा जी, अगर आप 0 1 का स्केयर लेते हैं, यानी 0 1 को 0 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या जवाब आता है जी 0 1। ये भी क्या है जी, अडम्पोटेंट एलिमेंट है। 0 1 भी अडम्पोटेंट एलिमेंट हो गया। उसके बाद 0 2 की बात करते हैं, ये नहीं होगा जी। अगर आप 0 2 को 0 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0, और 2 2 4 4 की जगह क्या आ गया 1। तो यानी ये तो आपका अडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं बन सकता। 1 0 ये बन जाएगा जी। 1 0 को आप 1 0 से मल्टीप्लाई करें तो 1 into 0 ये वही आ जाएगा, यानी ये भी आपका अडम्पोटेंट एलिमेंट बन गया। तो अडम्पोटेंट एलिमेंट्स को जरा लिख लेते हैं हम। 0 0 1 1 0 1 1 0, और आखिरी एलिमेंट कौन सा रहेगा जी 1 1। 1 1 भी आपका हो चुका हुआ है जी। 1 2, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 को 1 2 से, तो क्या आ जाता है 1 1 आ जाता है। सेम एलिमेंट वापस तो नहीं आता,
तो ये वाला एलिमेंट आपका इडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं हो सकता। 4 है जी इसके इडेम्पोटेंट एलिमेंट। चलिए जी अब चेक करते हैं निलपोटेंट के लिए। ये तो आइडेंटिटी तो निलपोटेंट एलिमेंट ही है जी, निलपोटेंट एलिमेंट्स क्या क्या होंगे जी, एक तो हो गया 0 0, बाकी हम यहाँ पे चेक करते हैं जी 0 1। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको कितनी दफा मल्टीप्लाई कर लें, एंड वाला ये वाला एलिमेंट तो कभी 0 नहीं होगा ना, क्योंकि आप एंड पे आप 1 रखेंगे, जाहिर है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ये तो आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं हो सकता जी। 0 2 दो दफा मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, एंड पे उसकी जगह 1 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, निलपोटेंट नहीं हो सकता जी। ये भी नहीं हो सकता जी, 1 0 वाला भी मल्टीप्लाई कर लें 1 ही 0 ही आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें आप 1 1 ही अगेन आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 0 0 नहीं आना किसी भी पावर के लिए, आप दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक दफा इसी के साथ तो यही आ जाएगा, अगेन करेंगे फिर यही आ जाएगा, फिर यही आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली यहाँ भी आप जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर लेंगे कभी भी 0 नहीं आएगा, और यहाँ भी ऐसा नहीं होने वाला। तो सिर्फ निलपोटेंट एलिमेंट एक ही है, वो कौन सा है जी, 0 0। और एक और बात मैंने आपको बताई थी, निलपोटेंट एलिमेंट अगर आपको चेक करना हो, डायरेक्ट सम हो, तो ए बी ये निलपोटेंट होगा किसमें, इस रिंग में आर डायरेक्ट सम विद एस में, अगर ए निलपोटेंट हुआ आर में और बी निलपोटेंट हुआ एस में। तो हम Z2 में निलपोटेंट एलिमेंट देखते हैं 0 ही है, 1 नहीं है, सिर्फ 0 है, और इसमें सिर्फ क्या है, इसमें आपके पास 0 ही है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं। तो 0 दोनों में निलपोटेंट एलिमेंट है, तो 0 0 इस रिंग का निलपोटेंट एलिमेंट है। मजीद रिजल्ट्स जो आइडियल्स के हवाले से या होमोमॉर्फिज्म के हवाले से मिस्ड हो गए थे और लेक्चर्स के अंदर नहीं थे, वो उनके बारे में आज बता देता हूँ। नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm से Zn, दो रिंग्स अगर Zm और Zn हो तो इससे इसके ऊपर जो रिंग होमोमॉर्फिज्म कितनी बनाई जा सकती हैं उसका फार्मूला है 2 raised to power ओमेगा ऑफ n माइनस ओमेगा ऑफ n ओवर n और m का जीसीडी। ओमेगा ऑफ n क्या चीज है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइसेस, ओमेगा फंक्शन फंक्शन का नाम है जी, प्राइम डिवाइसेस n के बताते हैं। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, हम ले लेते हैं Z3 से Z2, m हमारा 3 आ गया, n हमारा 2 आ गया, m यहाँ 3 है, n यहाँ 2 है, n और m का जीसीडी है वो 1 हो गया, तो हमारे पास ये बनेगा 2 की पावर ओमेगा ऑफ n, n क्या है 2, 2 के प्राइम डिवाइसेस कितने हैं 1, माइनस ओमेगा ऑफ n और m का जीसीडी क्या है 1, ऊपर n है, n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 1 माइनस ओमेगा ऑफ 2 की 1, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 2 रेज़ टू पावर 0, तो क्या आ गई 1। तो एक ही रिंग होमोमॉर्फिज्म है Z3 से Z2 के ऊपर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ Zn इज इक्वल टू टा ऑफ n, कि अगर आपने Zn के आइडियल्स की तादाद निकालनी है तो आपने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, टा ऑफ n, यानी n के पॉजिटिव डिवाइसेस की तादाद। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि टा ऑफ n कैसा होता है। अगर n की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है p1 रेज़ टू पावर अल्फा 1, p2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 अप टू pn रेज़ टू पावर अल्फा n, तो टा ऑफ n होगा जी अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 अप टू अल्फा n प्लस 1, ये होगा आपका टा ऑफ n, और इसकी एग्जांपल्स डिटेल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ प्राइम और मैक्सिमल आइडियल ऑफ Zn, तो w ऑफ n, यही फंक्शन आपका। नंबर ऑफ प्राइम डिवाइसेस देख लें जी, आप रिंग ले लें जी Z3, तो Z3 के लिए n 3 है, तो 3 के प्राइम डिवाइसेस कितने हैं जी, एक ही है, तो एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा जी इसका। उसके बाद नेक्स्ट है जी एन आइडियल a प्लस b आयोटा से जो जनरेट हो रहा है इज मैक्सिमल इन z ऑफ आयोटा इफ एंड ओनली a प्लस आयोटा b मॉड का स्क्वायर क्या हो, एक प्राइम नंबर। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये गॉसियन डिजिट्स की रिंग है, इसमें जो a प्लस b आयोटा से जनरेट होने वाला आइडियल है वो मैक्सिमल कब होगा, इफ एंड ओनली अगर आप ये कैलकुलेट करें तो वो क्या आ जाए, एक प्राइम नंबर। तो इसकी एग्जांपल भी मेरे ख्याल में आप खुद से बना सकते हैं।